Hi guys, today we are covering a very IMP chapter of your Financial Accounting 5, which has been covered for TY BAF as well as TY BCom. So we'll be studying something about the chapter. The chapter name is Internal Reconstruction. What is internal reconstruction? Companies cannot take loan or take money from equity shareholder every time. क्योंकि अगर कंपनी को नया फाइनेंस जनरेट करना है तो इट कैन जनरेट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स बेच सकती है, लोन ले सकती है। लेकिन इसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा था शायद से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाता है और उसके वजह से क्या होता है, हमको इस पे रिटर्न्स देने पड़ते हैं तो और ही अपना खर्चा बढ़ जाता है। सो व्हाट डू कंपनी डू? कंपनी क्या करती है? कंपनी इन सब को बेचने के जगह पे इन्हीं सब चीज़ों को रीशफल करती है। रीशफल मतलब क्या? इनको ही एडजस्ट करके मतलब एसेट्स बढ़ा के, एसेट्स कम करके, लाइबिलिटी बढ़ा के, लाइबिलिटी कम करके थोड़ा बहुत पैसा साइड में निकाल लेती है। और थोड़ा बहुत पैसा जो साइड में निकलता है वो जिस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मतलब इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है? आपके लाइबिलिटी को कम करना। और मेन मतलब क्या? एक ऐसा अमाउंट साइड में सेट करना जिससे आपको बाहर से फाइनेंसिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपके शेयर्स के ईपीएस पे फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ अर्निंग्स पर शेयर पे, और जिससे मार्केट में आपके शेयर अच्छे रेट पे चल सकते हैं। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक्स। अब इस चैप्टर में वैसे करना तो बहुत है, लेकिन जो भी करना है वो मैंने 10 जनरल एंट्रीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 10 जनरल एंट्रीज आपको बाय हार्ट करनी है, इसके बाहर यूजुअली चैप्टर जाएगा नहीं। एक आध दो जनरल एंट्रीज नॉर्मल अपनी आ सकती है। नॉर्मल मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रेगुलर कोर्स ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ी थी वैसी जनरल एंट्रीज आ सकती है एक। लेकिन नॉर्मली इतने ही एंट्रीज में ऑलमोस्ट आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले व्हाट कैन आई डू टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट? मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा भाई तेरा इक्विटी का वैल्यू कम कर दे। मतलब तुझे शेअर्स 10 रुपयाचे, आय विल मेक इट टू 6, 10 10/4। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनको समझ जाएगा। 10 रुपये से 6 रुपया बना दिया, 10 रुपये में से 4 रुपया कम कर दिया। दोनों का मीनिंग सेम आहे, लेकिन टू और बाय मुळे सम बदलतो। म्हणजेच माझे जुने इक्विटी होते 10 रुपयाचे, जे मी कमी केले, नवीन इक्विटी बनवले 6 रुपयाचे, तो मेरे पास 4 रुपया बच गया ना। तो जो 4 रुपया बचा वो मेरा फायदा हुआ। फायदा मतलब सीआर। हाँ, एंट्री समझाने से पहले जैसे आपने अकाउंट्स का गोल्डन रूल पढ़ा था, वैसे मैंने इस चैप्टर का गोल्डन रूल बनाया। गोल्डन रूल क्या है? अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में लिखो, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट कम होगा तो क्रेडिट में लिखो, बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज एसेट इज अ रियल अकाउंट। बस एक पहला रूल। दूसरा रूल है लाइबिलिटी का रूल। एसेट के उल्टा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखो, कम होगी तो डेबिट में लिखो। ये रूल्स अगर आपको बाय हार्ट रहेंगे तो जनरल एंट्री समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज, सीआर इज अ नॉमिनल अकाउंट. फिलअपला येतं, नीट डोक्यात ठेवा. सीआर म्हणजे कैपिटल रिडक्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट. सीआर को अगर फायदा हुआ तो डेबिट, नुकसान हुआ तो क्रेडिट। कुछ तो उल्टा लिखा है मैंने, हाँ मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है। सीआर को अगर फायदा हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मैंने क्रॉस में लिखा था जानबूझ के। सीआर को अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट में लिखो, नुकसान हुआ तो डेबिट में लिखो, क्योंकि मैंने आपको एक गोल्डन रूल क्या बताया, सीआर इज अ नॉमिनल अकाउंट। इन 6 रूल्स के बाहर तुम्हारा चैप्टर कभी भी नहीं जाएगा। ये चैप्टर इन 6 रूल्स के बाहर नहीं जाएगा। जो लोग इस चैप्टर को समझना चाहते हैं प्रॉपरली समझो। 15 मार्क का चैप्टर है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इसको ऑप्शन नहीं होता। इसके लिए मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। सीआर को फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। देखो 10 रुपये का शेयर था, कम हो गया, 10 रुपये का शेयर कम हो गया, 6 रुपये का शेयर बढ़ गया, क्योंकि 10 का शेयर आपने 6 का बनाया तो 10 डेबिट, बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रही है, 6 क्रेडिट क्योंकि न्यू इक्विटी 6 रुपये के। उनसे होने वाला फायदा 4 रुपया, उनसे होने वाला फायदा 4 रुपया, वो आपके लिए इनकम है। इनकम नहीं बोल से, लेकिन फायदा है तो उसको मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया। दूसरी चीज, मेरे दूसरे पोपट बच्चों के लिए, पोपट मतलब जो रट्टा मारने वाले एंट्री, वरतून देव जरी खाली आला तरी ही एंट्री येणारच पेपरला आणि हीच राहणार।
इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू सी आर. अशीची अशी एंट्री लिहायची. अमाऊंट काय तुम्ही कुठून पण शोधून काढालच हुशार मुलं. ठीक है. इसका ही भाई मतलब बाय वन गेट वन फ्री. जैसे इक्विटी रिड्यूस कर रहे हैं वैसे प्रेफरेंस भी रिड्यूस कर रहे हैं. उसको भी सेम एग्जांपल लिख देते हैं. 100 का शेयर था 60 बना दिया. 100 का शेयर था 60 बना दिया तो 100 रुपये का शेयर लाइबिलिटी कम हो गया. 60 रुपये का लाइबिलिटी 40 का फायदा. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री. ये दोनों एंट्री हर सम में आएगी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सी आर. जूने शेयर्स नवीन शेयर्स फायदा. जुना शेयर नया शेयर फायदा. सेम सेम एंट्रीज. ठीक है. ये एंट्री आपको गॉड गिफ्टेड है. गॉड गिफ्टेड मतलब क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट हर सम में करनी है. तुम्हारे सम में जितने भी बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट होंगे या फिर आपके इनटेंजिबल एसेट होंगे, अभी ये आपको अलग से समझाने का पड़ेगा. तो टीवाई में मत रहो, आप जाके वापस से एसवाई दे दो. मतलब इन शॉर्ट जोक कर रहा हूँ. व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट? जो ऐसे एसेट्स फेक एसेट्स जो आपके बैलेंस शीट को खराब करते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स. और उसके अलावा आपको इनटेंजिबल एसेट्स तो पता ही होगा, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट. पीएनएल डेबिट बैलेंस भी फिक्टिशियस एसेट होता है. ये सारी चीज़ों को आपको राइट ऑफ करना है. सम में दिया हो या नहीं दिया हो, ये एंट्री पास करनी है. देखो, एसेट्स को बैलेंस शीट में से लात मार के निकालोगे तो डेफिनेटली सीआर को नुकसान होगा. क्योंकि मैंने क्या बोला? सीआर को नुकसान हुआ तो डेबिट करो. इसके लिए सीआर अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स आप बाहर निकाल के फेंक रहे हो वो क्रेडिट. सीआर अकाउंट डेबिट तो जो भी एसेट बाहर निकाल के फेंक रहे हो वो क्रेडिट. ये एंट्री आपको कंपलसरी करनी पड़ती है बिकॉज इन चीज़ों की वजह से आपके बैलेंस शीट का एक्चुअल जो पोजीशन है वो खराब हो जाता है. ठीक है. दूसरी चीज़ आपने पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बचपन में शायद से. मेरे को ऐसा लग रहा है जो एसपी वाले होंगे, नहीं भी होंगे तो एफवाई एसवाई में आपने पढ़ ही लिया होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर करके. नाउ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो एरियर्स मिलते हैं, मतलब आज नहीं मिला तो अगले साल, अगले साल नहीं मिला तो उससे अगले साल, उसके एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं. तो अगर ये एरियर्स वेव्ड हुए, अगर ये एरियर्स क्या हुए? वेव्ड हुए. 4 साल का डिविडेंड बाकी था, 3 साल का वेव्ड हुआ, 3 साल का वेव्ड हुआ, उसका एंट्री नहीं आएगा. देयर वुड बी नो एंट्री. इसको मैं डिटेल में बाद में जब भी सम कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा. अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना जान लो, नो एंट्री आएगा. इसका वैलिड रीजन मैं आपको सम जब भी मेरे सामने रहेगा तब बताऊंगा. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर यही आपने डिविडेंड होल्डर्स को मतलब एरियर्स वालों को पैसा दे दिया तो डेफिनेटली तुमसे अगर पैसा गया तो सीआर का नुकसान हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट. तुमसे पैसा भी ले सकते हैं वो लोग, उनको आप इक्विटी भी दे सकते हो, उनको प्रेफरेंस भी दे सकते हो. मतलब क्या? आप उनको जो भी दोगे वो क्रेडिट में आएगा और आपके लिए नुकसान है इसके लिए सीआर डेबिट में आएगा. तो एंट्री आएगा सीआर टू कैश या फिर जो भी आपने दिया, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, कुछ भी दे सकते हो. ठीक है. ये दो एकदम सिंपल एंट्रीज है हमने पढ़े हुए. एसेट एप्रिशिएट, एसेट डेप्रिशिएट. एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट. एसेट बढ़ेगा तुमको फायदा होगा, इसके लिए सीआर क्रेडिट. और एसेट कम होगा तो तुमको नुकसान होगा. देखो यहाँ पे पढ़ा ना, सीआर को फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट. तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट. एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा टू सीआर, नुकसान होगा तो बाय ऊपर डेबिट में सीआर. एसेट टू सीआर एप्रिशिएट, सीआर टू एसेट डेप्रिशिएट. सिंपल सी एंट्री अपनी. नेक्स्ट, आपके पास लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे जो लाइबिलिटीज है छोटे छोटे, सोप्या भाषेत करंट लाइबिलिटीज, अगर इनको तुम लोग वेव्ड कर रहे हो, वेव्ड शब्दाचा अर्थ माफ, सोडून देणे. वेव्ड शब्दाचा अर्थ माफ, सोडून देणे. ठीक है. तो माफ करना. अगर माफ किया तो एंट्री आएगा सीआर. क्रेडिटर कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट. तुमको फायदा हो गया, 10,000 का क्रेडिटर माफ तो 10,000 डेबिट, 10,000 सीआर का फायदा, इसके लिए क्रेडिट. 20,000 का क्रेडिटर था, 10,000 माफ हुआ, 10,000 पेड हुआ तो क्रेडिटर अकाउंट 20, कैश अकाउंट 10, सीआर अकाउंट 10. सर सिर्फ क्रेडिटर को कैश ही दे सकते हैं क्या? नहीं, क्रेडिटर को आप कुछ भी दे सकते हो. मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी दोगे वो क्रेडिट में लिख देना. जैसे कि इक्विटी दिया, प्रेफरेंस दिया, डिबेंचर दिया, एसेट दिया, जो भी दोगे वो क्रेडिट में लिख देना. ठीक है. अब सेम वे में हम लोग डिबेंचर को भी सेटल करेंगे. डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 40 रुपये का डिबेंचर था, वो कम हुआ, इसके लिए मैंने उसको डेबिट में लिखा, उसको मैंने 30 रुपये में सेटल कर दिया. 40 वाले डिबेंचर को 30 में सेटल किया. सॉरी द मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली.
तो प्लीज़ फोकस वन व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है। 40 रुपये का डिबेंचर था, 30 में सेटल कर दिया, तो डेफिनेटली 10 रुपये का आपको क्या हो गया बेटा, फ़ायदा हो गया। 10 रुपये क्या हो गया आपको, फ़ायदा हो गया। 40 का डिबेंचर, 40 का डिबेंचर, ठीक है, उसको आपने सेटल किया 30 में, ठीक है, सेटल 40 रुपये का डिबेंचर्स था आपके बैलेंस शीट में, उसको बंदे को 30 रुपये का आपने सामान दे दिया, थोड़ा डिबेंचर्स, नया डिबेंचर दिया, थोड़ा ईएससी दिया, थोड़ा कैश दिया, मतलब आपने उससे 10 रुपया बचा लिया। जो उससे 10 रुपया बचा लिया वो हो गया सीआर, फायदा। डिबेंचर कम हो गया, इसके लिए डेबिट। उसको जो दिया लाइवलिटी बढ़ी, इसके लिए क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, ये जो डिबेंचर होता है इनको इंटरेस्ट देना जरूरी होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, या इसको आप अच्छे लैंग्वेज में, अकाउंट्स के लैंग्वेज में अक्रूड इंटरेस्ट बोलते हो। तो अगर ऐसा कोई अक्रूड इंटरेस्ट आपके बैलेंस शीट में है और उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, समझो 20 रुपये का अक्रूड इंटरेस्ट है और आपने उसको 10 में 10 पेड, हाफ पेड एंड हाफ वेव्ड, हाफ पेड एंड हाफ वेव्ड, मतलब आपके सीआर को फायदा हुआ 10 रुपये का, आपसे कैश गया 10 रुपया। कैश मतलब इन शॉर्ट मैंने अभी तक क्या बोला आपको, आप सेटलमेंट कैसे भी कर सकते हो, उसको कैश दे सकते हो, इक्विटी दे सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो, डिबेंचर, एसेट, कुछ भी देके सेटल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी वेव्ड एंड सेटल्ड। लाइबिलिटी वेव्ड मतलब लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, कम होगी तो डेबिट। आपसे बाहर जो भी जाएगा, बाहर जो भी जाएगा, कैश, इक्विटी, प्रेफरेंस, एसेट, वो क्रेडिट। अगर सेटलमेंट ऐसी हुई 4-3 तो 1 रुपये का फायदा, तो सीआर। अगर सेटलमेंट ऐसी हुई 4-4 तो देयर वुड बी नो सीआर, देयर वुड बी नो सीआर। अगर सेटलमेंट ऐसी हुई तो देयर वुड बी सीआर, क्योंकि सीआर को फायदा होगा। देखो, फायदा हो या नुकसान हो, सीआर डेबिट क्रेडिट होगा। गोल्डन रूल्स क्या पढ़े हमने, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, सीआर को फायदा हुआ तो क्रेडिट, सीआर को नुकसान हुआ तो डेबिट। तो ये गोल्डन रूल्स है। इसके अलावा सिर्फ एक ही एंट्री मेरे को आपको बतानी है, जिसके साथ इस चैप्टर की जनरल एंट्रीज खत्म हो जाएगी। वो एंट्री है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की, विच मे और मे नॉट हैपन। देखो, ये लाइबिलिटी इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल म्हणजे काय मी बोलतोय, वो बैलेंस शीट के अंदर कभी भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लिखते नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बैलेंस शीट के नीचे इसको लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं केस हार गया, फॉर एग्जांपल मेरे पे किसी ने केस डाला है 5 लाख रुपए का, 31 मार्च को बुक्स बंद करते वक्त 5 लाख दिया नहीं है, देना पड़ सकता है, तो मैं फुट नोट में लिखूंगा 5 लाख का केस चालू है। हारा तो 5 लाख का लाइबिलिटी बढ़ेगा, जीता तो 5 लाख का कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या, ये बैलेंस शीट में आप लिखे नहीं हो। लेकिन अगर इसको सेटल करना पड़ा, अगर इस कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को सेटल करना पड़ा तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो सीआर अकाउंट डेबिट। तुमको इसको सेटल करने के लिए जो भी देना पड़े, भले कैश देना पड़े या इक्विटी शेयर्स देना पड़े या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना पड़े या डिबेंचर देना पड़े, तुम्हारी लाइबिलिटीज तो बढ़ने वाली है, इसके लिए क्रेडिट। तुमसे कैश जाने वाला है, इसके लिए क्रेडिट। तो सेटलमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की एंट्री देखी, सीआर अकाउंट डेबिट टू कैश और एनीथिंग विच यू गिव। So this is something related to internal reconstruction, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड थिंग्स। मैं आज आपको ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, इसके लिए मैंने आपको सिर्फ एंट्रीज पढ़ा है। इतने एंट्रीज बाय हार्ट भी कर लोगे आप तो भी एटलीस्ट तुम लोग के 7-8 मार्क्स अभी सिक्योर हो जाएंगे। 15 मार्क्स का कंपलसरी चैप्टर है, ठीक है। ऐसे सेम वीडियोज़ को हमारे देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है अभय नियोगे, ठीक है। सो आप इस पर आपको बहुत सारे आपके रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। So please like and subscribe the channel. Thank you.